ईसोफेगस। तो ईसोफेगस एक नलिकाकार संरचना होती है जो कि मसल्स की बनी होती है। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। यह कोलैप्सिबल होती है। कोलैप्सिबल का मतलब इसका जो ल्यूमेन है, इसका जो अंदर वाला भाग है, कैविटी है, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो हो सकती है, इसलिए इसको कोलैप्सिबल बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर्स होती है और यह लैरिंजोफेरिक्स के इंफीरियर एंड से नीचे वाले भाग से शुरू होती है और उसके बाद नेक से गुजरती हुई और मेडियास्टाइनम के अंदर एंटर करती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर भाग में होता है। और उसके बाद यह ईसोफेजियल हिएटस नामक ओपनिंग के द्वारा डायफ्राम के अंदर ओपन होती है। यहाँ से होती हुई यह स्टमक के सुपीरियर पोर्शन, स्टमक का जो ऊपर वाला भाग है, कार्डिया जो पार्ट है, उसके अंदर ओपन होती है। ईसोफेगस की हम अगर वॉल की बात करें तो इसकी वॉल में 4 लेयर्स पाई जाती है। सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और सबसे बाहर एडवेंटिशिया। तो यहाँ पे जो दूसरे पार्ट होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो उसकी तरह सेरोसा नहीं पाया जाता है। सेरोसा की जगह पे एडवेंटिशिया होता है, क्योंकि इसकी जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसके अंदर केवल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, उसके अंदर मीजोथेलियम नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बाहर की तरफ पाई जाने वाली लेयर को हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। ईसोफेगस की मस्कुलरिस लेयर की बात करें तो इसका जो ऊपर वाला 1/3 पार्ट है स्केलेटल मसल्स का बना होता है, और बीच वाला जो 1/3 है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के कॉम्बिनेशन से बनता है, और नीचे वाला जो 1/3 पार्ट है वो बनता है स्मूथ मसल्स के द्वारा। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है 1/3 वो स्केलेटल मसल का बना है, इसलिए जो डीग्लूटिनेशन की जो प्रोसेस है वो वॉल्यूंट्री होती है। मस्कुलरिस 2 प्रकार के स्फिंक्टर का निर्माण करती है ईसोफेगस के दोनों एंड के ऊपर। तो ऊपर वाला स्फिंक्टर होता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि फेरिंक्स से ईसोफेगस में फूड की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और नीचे वाला होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि ईसोफेगस से स्टमक में फूड की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स का बना होता है और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स का बना होता है। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। तो स्टमक जीआई ट्रैक्ट का एक जे शेप्ड एनलार्जमेंट होता है, जे शेप्ड पार्ट होता है, जे आकृति का पार्ट होता है। ये डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है, और कुछ केसेस के अंदर स्टमक डायफ्राम के ऊपर भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर ईसोफेगस और डायफ्राम, ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो कनेक्शन पॉइंट है वो डायफ्राम के ऊपर होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हिएटस हर्निया। तो स्टमक एक मिक्सिंग चैम्बर और होल्डिंग रेजरवायर की तरह काम करता है, एक स्टोर की तरह काम करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, क्योंकि अपनी जो मील को खाने की जो कैपेसिटी होती है वो इंटेस्टाइन की डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से यह फूड को होल्ड करके रखता है, और स्पेसिफिक इंटरवल्स के ऊपर इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा फूड भेजता है, वो कि डिपेंड करता है इंटेस्टाइन की एबिलिटी के ऊपर, डाइजेस्ट करने की एबिलिटी के ऊपर। स्टमक हाईली डिस्टेंसिबल होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। जब यह एम्प्टी होता है तब ये बहुत सिकुड़ा होता है और इसका जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है, और जब फूड आता है तो फूड की क्वांटिटी के अनुसार यह डिस्टेंड होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है कार्डिया, दूसरा फंडस, और तीसरा बॉडी, और चौथा होता है पाइलोरिक पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है कार्डिया। तो कार्डिया वो पार्ट है जो ईसोफेगस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और उसके दूसरा पार्ट है फंडस। तो फंडस वाला पार्ट कार्डिया के राइट में ऊपर वाले पार्ट की तरफ होता है, और जो अधिकांश पार्ट होता है ये बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। और चौथा पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है पाइलोरिक एंट्रम, दूसरा है पाइलोरिक कैनाल, और तीसरा है पाइलोरस। स्टमक के 2 सरफेस होते हैं, 2 बॉर्डर होते हैं। तो पहला बॉर्डर जो कि अवतल है उसे बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और दूसरा बॉर्डर जो कि उत्तल होता है उसे बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं स्टमक में। पहला स्फिंक्टर जो ईसोफेगस और स्टमक के कार्डिया पार्ट में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या सिंपली इसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और दूसरा जो होता है वो होता है पाइलोरस और डियोडिनम के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब स्टमक एम्प्टी होता है तब इसकी म्यूकोसा
बहुत सारे फोल्ड्स बना लेती है, बहुत सारे फोल्ड्स के रूप में प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं रुगी। तो इस डायग्राम के अंदर जो फोल्ड्स हमें दिख रहे हैं ये होते हैं रुगी। हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक, तो जैसा कि हमने पहले की कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि इंटेस्टाइन का या जीआई ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट हो, उसके अंदर 4 लेयर्स पाई जाती है। सबसे अंदर की ओर म्यूकोसा, उसके बाहर सब म्यूकोसा, उसके बाहर मस्कुलरिस और सबसे बाहर होती है सेरोसा। म्यूकोसा के अंदर 3 लेयर्स होती है। पहली होती है एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियम, दूसरी होती है लैमिना प्रोपरिया और तीसरी होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो यहाँ पे एपिथेलियम के अंदर पाई जाने वाली सेल्स कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स होती है और ये कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स लैमिना प्रोपरिया के अंदर धंसी रहती है। लैमिना प्रोपरिया के अंदर धंसते हुए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की ल्यूमेन में ओपन होते हैं बाई गैस्ट्रिक पिट्स। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली सेल है सरफेस म्यूकस सेल, दूसरी सेल है म्यूकस नेक सेल, तीसरी है पैराइटल सेल और चौथी है चीफ सेल्स। इसके अलावा स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, जिन्हें हम बोलते हैं जी सेल्स। तो इन सेल्स को हम आगे के पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो पहली सेल है सरफेस म्यूकस सेल जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती है। दूसरी सेल है म्यूकस नेक सेल, ये भी म्यूकस को सीक्रेट करती है। तो म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट किया जाता है जो कि एपिथेलियम को डैमेज कर सकता है, स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद तीसरी सेल है पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है। इसके बाद अगली सेल है चीफ सेल। तो चीफ सेल पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है जिसे HCl के द्वारा एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है और यह प्रोटीन्स के पार्शियल डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। यह प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीजेज के अंदर तोड़ देता है। इसी प्रकार से गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इन 4 सेल्स के अलावा एक सेल और होती है जी सेल। जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करती है और गैस्ट्रिक हार्मोन गैस्ट्रिक मोटिलिटी और जो गैस्ट्रिक फंक्शंस होते हैं इनको रेगुलेट करते हैं। तो इन सेल्स के सीक्रेशन मिल के फॉर्मेशन करते हैं गैस्ट्रिक जूस का। तो इनके सीक्रेशंस को मिलाकर बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये था अपना म्यूकोसा। उसके दूसरा लेयर है सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा जैसे कि बाकी के पार्ट्स में होता है उसी की तरह होता है। तो इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, वेन्यूल्स, आर्टेरियल्स सारे पार्ट पाए जाते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद है मसल्स, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस के अंदर 3 लेयर्स होती है मसल्स की, बाकी के पार्ट्स में 2 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं जैसे कि नॉर्मली होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। उसके बाद उसके अंदर सर्कुलर मसल्स और यहाँ पे एक तीसरी लेयर और होती है ओब्लिक मसल्स, ओब्लिक लेयर ऑफ मसल्स। और यहाँ पे जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क पाया जाता है उसे हम बोलते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस या प्लेक्सस ऑफ आवर्बेक। और उसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे बोलते हैं सेरोसा। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक्ट का वो पार्ट है जिसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अधिकांश भाग कंप्लीट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर भी इसी फंक्शन के लिए अडेप्टेड होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए अकेली इनफ होती है, लेकिन इसके अलावा इसका जो एरिया होता है सरफेस एरिया, इसको फर्दर सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है कि यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अधिकांश भाग कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने पहले देखा है कि स्टमक का जो पाइलोरस भाग है और जो डिओडिनम है इसके बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। तो यही वो पार्ट है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और यह सेंट्रल और इंफीरियर पार्ट, एब्डोमिनल कैविटी के सेंट्रल और इंफीरियर पार्ट के अंदर इस कोइलिंग करती है और उसके बाद इवेंचुअली है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, उसके अंदर यह ओपन होती है बाय इलियोसिकल वाल्व। डायमीटर इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज और इसकी लेंथ एक लिविंग पर्सन के अंदर 3 मीटर होती है, जबकि एक कैडेवर के अंदर, एक डेड बॉडी के अंदर ये
6.5 मीटर होती है। इसका रीज़न ये है कि डेथ के बाद स्मूथ मसल्स का टोन ख़त्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डिओडिनम, जो कि शॉर्टेस्ट रीजन है, दूसरा पार्ट है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। तो डिओडिनम का होता है 12, और इसको डिओडिनम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी लेंथ 12 फिंगर्स की मोटाई के लगभग बराबर होती है, और यह एक सी शेप्ड ट्यूब होती है जिसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर्स। जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी। तो जब डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर या डेथ के बाद यह एम्प्टी मिलती है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा जेजुनम, और इसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर। इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फाइनल पार्ट है जो सबसे लंबा रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी लंबाई 2 मीटर होती है, और यह लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट से इलियोसिकल वाल्व द्वारा कनेक्टेड होता है, इलियोसिकल वाल्व के द्वारा ओपन होता है। तो ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। पहला पार्ट डिओडिनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम। हिस्टोलॉजी, जैसा कि एक टिपिकल जीआईटी के टिपिकल पार्ट के अंदर होता है 4 लेयर्स अंदर से बाहर की ओर। तो पहला लेयर है म्यूकोसा, दूसरा लेयर है सब म्यूकोसा, तीसरा है मस्कुलरिस और चौथा है सेरोसा। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, म्यूकोसा के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है एपिथेलियम, दूसरी लैमाइना प्रोप्रिया और तीसरी मस्कुलरिस म्यूकोसी। तो इनके कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे फॉर्मेशन करती है पहली थिंग इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम म्यूकोसा की एपिथेलियम के अंदर पाई जाने वाली सेल्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे एपिथेलियम होती है वो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। तो इसके अंदर पहली जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स। एब्जॉर्प्टिव सेल्स के 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और दूसरा ये कि इनके ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाती है, और वो माइक्रोविलाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और दूसरी सेल्स है गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं। इसके बाद अगली जो सेल्स है वो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। तो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं। 3 प्रकार की ये सेल्स होती हैं, एस सेल, सीसीके सेल और के सेल। तो इसको हम वायरस की डिटेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि कौन सी सेल का क्या फंक्शन होता है। इसके बाद है पेनेथ सेल। तो पेनेथ सेल का काम होता है लाइसोजाइम सीक्रेट करना। लाइसोजाइम सीक्रेट करती है जो कि एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम होता है, और यह बैक्टीरिया की वॉल को डिग्रेड कर देता है। तो यह बैक्टीरिया की अमाउंट को चेक करने का काम करता है, बैक्टीरिया के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद जो दूसरी लेयर है लैमाइना प्रोप्रिया। तो लैमाइना प्रोप्रिया के कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो लैमाइना प्रोप्रिया है बेसिकली जो इलियम वाला पार्ट है उसके अंदर, तो यह एक माल्ट का फॉर्मेशन करती है। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पे जो नोड्यूल्स बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स और दूसरा होता है एग्रीगेटेड लिम्फेटिक वेसल्स। एग्रीगेटेड लिम्फेटिक वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं पियर्स पैचेज। तो सोलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स और एग्रीगेटेड जो है उनको हम बोलेंगे पियर्स पैचेज। उसके बाद तीसरा जो लेयर है वो मस्कुलरिस म्यूकोसी, जो कि एक टिपिकल स्मूथ मसल्स का बना होता है। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो सब म्यूकोसा। तो पहली थिंग तो जैसे हम बात कर चुके हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की। म्यूकोसा के द्वारा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस के अंदर जो दरारें होती है उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन या फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की कई टाइप की सेल्स होती है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद डिओडिनम के अंदर जो सब म्यूकोसा वाला पार्ट होता है यह फॉर्मेशन करता है डिओडिनल ग्लैंड्स का। डिओडिनल ग्लैंड्स, तो इसको डिओडिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं।
या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स एक एल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो फर्स्ट थिंग है, इसकी सरफेस के अंदर, इसकी लाइनिंग के ऊपर सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लाइकी सर्कुलरिस। तो प्लाइकी सर्कुलरिस जो होते हैं ये लगभग 10 मिलीमीटर लंबे होते हैं और यह डिओडिनम के प्रॉक्सिमल पार्ट से शुरू होते हैं और इलियम के मिड पोर्शन तक पाए जाते हैं। तो ये सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पहला काम तो होता है इनका ये कि सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जो फूड होता है यहाँ पे, जिसको हम काइम बोलते हैं, तो काइम सीधा पाथ लेने की बजाय एक स्पाइरल पाथ लेता है। तो स्पाइरल पाथ लेने से उसका जो टाइम होता है इसके अंदर वो इंक्रीज होगा और इससे इसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। अब दूसरा जो पार्ट है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है वो है विलाई। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और ये म्यूकोसा के द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी लेंथ लगभग 0.5 से 1 मिलीमीटर होती है और विलाई का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। 1 स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर लगभग 20 to 40 पर स्क्वायर मिलीमीटर, तो इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो कोर होता है, कोर लैमाइना प्रोप्रिया का बना होता है, कोर लैमाइना प्रोप्रिया का बना होता है और इसकी जो लाइनिंग होती है वो बनाई जाती है सेल्स के द्वारा, एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, जिसको हम देख चुके हैं कि इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स पाई जाती है। पहली सेल है एब्जॉर्प्टिव सेल जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करती है। दूसरी है गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती है। तीसरी है एंटीरो एंडोक्राइन सेल, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम 3 प्रकार की होती है। पहली सेल है एस, दूसरी है CCK और तीसरी है K सेल। एस सेल सीक्रेट करती है सीक्रेटिन हार्मोन, CCK सीक्रेट करती है कोलिसिस्टोकाइनिन और K सीक्रेट करती है GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो ये रिलीज किया जाता है K सेल्स के द्वारा। उसके बाद अगली जो सेल्स है वो पेनिथ सेल जो कि लाइसोजाइम को सीक्रेट करती है, जो कि बैक्टीरियल सेल्स का फैगोसाइटोसिस करता है। इसके अलावा इसकी कोर के अंदर आर्टेरियोल, वेन्यूल और लैक्टियल। तो लैक्टियल क्या है? एक प्रकार की लिम्फेटिक कैपिलरी है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल के द्वारा। तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब होने के बाद एंटर होंगे या तो ब्लड कैपिलरी के अंदर या फिर लैक्टियल के अंदर, और वहाँ से या तो ये चले जाते हैं ब्लड के अंदर या फिर चले जाते हैं लिम्फ के अंदर। तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड में जाएंगे और लैक्टियल से चले जाएंगे लिम्फ के अंदर, जहाँ से इन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्टिव सेल के ऊपर, एब्जॉर्प्टिव सेल का जो टिप पार्ट होता है, जो फ्री मेम्ब्रेन होता है, एपिकल जो सरफेस होता है, यहाँ पे छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। एब्जॉर्प्टिव सेल के एपिकल सरफेस, मतलब इसका जो फ्री वाला पार्ट है, जो ल्यूमेन की साइड पाया जाता है, वहाँ पे माइक्रोविलाई नाम की संरचनाएं और पाई जाती है जो कि सरफेस एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अब माइक्रोविलाई बहुत ज़्यादा छोटी होती है और इनको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, तो लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो ये सारी अलग अलग नहीं दिखती है, तो ये एक साथ दिखती है सारी। तो ये दिखती है जैसे एक ब्रश के जो किनारे होते हैं उसकी तरह दिखती है, इसलिए इनको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। तो पहली बात तो ये कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और दूसरी बात यहाँ से कुछ ब्रश बॉर्डर एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो माइक्रोविलाई जो होती हैं वो ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन करती हैं।